जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इनके सिंघानिया और आप सभी को ईडो 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सम्मान विज्ञान एस.के. झा सर का, जिनमें से 3 सेट पहले ही कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 4। और आपको मैं बता दूं कि हर एक सेट को पूरा विस्तार से एक्सप्लेन के साथ आपको मैं करा रहा हूँ, वे आपका न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चंस हो। और बात कर लो इसका पीडीएफ फाइल का, तो इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक आउट करके आप वहां से जा सकते हैं। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक शेयर पक्का कर दे। तो चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं सेट 4 पर। दोस्तों हम लोग आ गए हैं नंबर 1 क्वेश्चन पर। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में है मेंडलब्रॉट, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी है आइंस्टाइन और ऑप्शन डी है डार्विन। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि टैक्सोनॉमी एक्चुअली है क्या। देखिए टैक्सोनॉमी का हिंदी मतलब होता है वर्गीकी, यानी कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। अब देखिए मैं बात करूं बायोलॉजी के, मैं इतिहास में जाऊं तो देखिए सबसे पहले जीव जंतुओं का बंटवारा करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लिनियस। अब देखिए लिनियस बाबा ने क्या किए थे कि जितना सारे अर्थ पर जो जीवधारी हैं, जीवधारी में दोनों टाइप के जीव आएंगे, पेड़ पौधे, और वहाँ पर जीव जंतु भी वहाँ पर आएंगे। तो जीवधारियों को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटे थे लिनियस बाबा। पहला भाग का नाम था जंतु जगत और दूसरा भाग का नाम था पादप जगत था। अब देखिए इनके द्वारा सबसे पहला बार किया गया जीवधारियों के बंटवारा को, जीवधारियों के वर्गीकरण को ही और उसके अध्ययन को ही टैक्सोनॉमी या उसे वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस प्रकार से मेरे बंधु आगे जाकर कहा जाने लगा कि टैक्सोनॉमी का जनक या वर्गीकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है मेरे बंधु, लिनियस। कार्ल लिनियस को वर्गीकी का जनक और टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जीवधारियों को बंटवारा किया था पादप जगत और जंतु जगत में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी लिनियस। अब देखिए आते हैं आगे क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा। देखिए ये क्वेश्चंस मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यह क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चंस है, तो आपको एकदम दिमाग में यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को समझने के पहले आपको हल्का सा एक सिद्धांत आपको जानना होगा। यदि आप उस सिद्धांत को जान जाते हैं ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हवा में यहाँ पे उड़ा देंगे। देखिए उस सिद्धांत का नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो वस्तु पर पानी के द्वारा लगाया गया जो बल होता है वस्तु द्वारा पानी का किया गया विस्थापन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कि कोई भी वस्तु पानी पर तभी तैर सकता है जब मतलब उस पानी के माध्यम से लगाया गया बल और वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इस कंसेप्ट से यहाँ से हम लोग यहाँ पे जान गए कि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल, इसी को बोलते हैं जो जल के माध्यम से लगाया जाता है, या इसी को कहा जाता है उत्प्लावन बल, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया है वस्तु के भार से कम है, शून्य है, वस्तु के भार के बराबर या वस्तु के भार से अधिक। तो देखिए मेरे बंधु आर्किमिडीज बाबा के सिद्धांत के अनुसार आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु तभी तैर सकती है जब उस पानी के द्वारा उस वस्तु पर लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल उस वस्तु के भार के बराबर हो, तो उस स्थिति में वस्तु तैर सकेगी। तो इसका यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन सी होने वाला है, वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस
फिलिंग ब्लैंक में यहाँ पे क्या फिलअप होगा, तो वस्तु के भार के बराबर। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस आपको पूर्णतः रूप से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका वैल्यू बहुत लोग एकदम जानते भी होंगे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। अब देखिए इस वैल्यू को आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका मान यहाँ पर क्या होता है। देखिए ध्यान देंगे बात को हमारा। देखिए इसका जो वैल्यू यहाँ पे होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो आपको इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है कि एक अवमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो दोस्त इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होगा, 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब देखिए दोस्त हम लोग आ रहे हैं नंबर 4 क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, VBI क्वेश्चंस हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझना होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। अब देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस के जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझना होगा। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि द्रव और गैस में ताप का अंतरण। देखिए ताप का अंतरण का मतलब ये हुआ कि ताप का परिवहन या ताप का संचरण। देखिए इसको मैं समेट दूँ मैं एक पॉइंट में, मैं आपको समझाऊं तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि द्रव और गैसों में ताप का परिवहन यानी कि ऊष्मा का परिवहन है मुख्यतः मतलब किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। देखिए ना ऑप्शन में क्या है कि चालकता के कारण, ऑप्शन बी है संवहन के कारण, ऑप्शन सी है विकिरण के कारण, ऑप्शन डी है चालकता और विकिरण दोनों के कारण। अब देखिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट को दिमाग में एकदम याद रखना है, जो द्रव होता है ना और जो गैस होता है ना, इसमें ऊष्मा का परिवहन संवहन विधि द्वारा होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्रव और गैसों में ऊष्मा का जो अंतरण होता है, जो परिवहन होता है, जो संचरण होता है, वह संवहन विधि के द्वारा होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल कि ये संवहन विधि क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको समझना है संवहन विधि। देखिए ये एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से ऊष्मा का संचरण या परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के अणुओं के गति के कारण होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संवहन विधि बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है वह संवहन विधि होगा। अब देखिए ऊष्मा का संचालन के लिए ना दो विधि फेमस हैं, एक तो संवहन विधि होता है और एक विकिरण विधि होता है। तो आपको विकिरण विधि भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों विधियों में अंतर क्या होता है। देखिए एक पॉइंट आपको एक और यहाँ पे याद रखना है कि जो संवहन जो विधि होता है ना, इस विधि से ऊष्मा का जो संचरण होता है वह माध्यम के माध्यम से होता है। मतलब कोई माध्यम एकदम होगा तभी ऊष्मा का संचरण होगा संवहन विधि के द्वारा। लेकिन जो विकिरण जो विधि होता है ना, विकिरण विधि के माध्यम से ऊष्मा का संचरण के लिए कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। और देखिए इसी विधि के माध्यम से ना सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर आता है। तो जब भी क्वेश्चंस ये भी आए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि के द्वारा आता है, तो वह विकिरण विधि के द्वारा आता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संवहन विधि और विकिरण विधि में क्या अंतर है, ये हमेशा पूछता है और दोनों का मतलब क्या होता है आपको पूरा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 5 क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर 5 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित हैं। अब देखिए क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो टेक्सोनोमी है वह किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए दिया है जैव विविधता, ऑप्शन बी दिया है कर ढांचा और ऑप्शन सी दिया है खगोल विज्ञान की एक शाखा और ऑप्शन डी दिया है मानव व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए जी आपको हम बता चुके हैं कि जो ये टेक्सोनोमी है ना, टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि जीवधारियों के अध्ययन को जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनोमी कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है।
तो ये जो टेक्सोनोमी है, यह जो शब्द है यह लिंकेड किससे है? जुधारियों के बंटवारा से। और देखिए आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जो विविधता होता है ना, जैव विविधता किसे कहते हैं? जुधारियों के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप को। तो देखिए इससे लिंकेड जो ये जो वर्ड है ना, वो कौन है? टेक्सोनोमी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो ये जैव विविधता है ना, यह जो संबंधित है यह टेक्सोनोमी से है, क्योंकि जैव विविधता का मतलब ये हुआ कि जीवों का भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, और टेक्सोनोमी का मतलब ये हुआ कि जीवों का बंटवारा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कंफर्म कर लिए कि टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे लिंकेड है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं कि एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज दिया गया है ना, इस लैंग्वेज को कोई भी बच्चा मतलब शुरुआत दौर में इसको पढ़ेगा ना तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये न्यूमेरिकल कैसे हल होगा। देखिए ये न्यूमेरिकल में हल्का फुल्का यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया है। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे करना था लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया है बच्चों को फंसाने के लिए। देखिए ये न्यूमेरिकल को सबसे पहले आपको लैंग्वेज को यहाँ पे समझना होगा। यदि आप लैंग्वेज यहाँ पे समझ जाते हैं ना तो इस न्यूमेरिकल को आप जुबान से यहाँ पे हल कर देंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, इस लाइन को आपको पहले समझना है। 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त उत्पन्न करता है। देखिए इस लाइन का मतलब हुआ ना कि तरंगों की जो कंपन की जो संख्या है वह 20 है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा लाइन दे तो इसका मतलब यही होता है कि तरंगों के जो कंपन की जो संख्या है ना वह कितना है? 20 है। तो देखिए ना इस क्वेश्चंस में तरंगों के कंपन की संख्या यहाँ पर क्या दे दिया गया है? 20 दे दिया गया है। और यह 20 तरंगों की जो कंपन हो रही है कितना टाइम में हो रहा है? तो 0.4 सेकेंड में हो रहा है। तो देखिए ना इस क्वेश्चंस का मैं पूरा में विस्तार में आपको मैं समझाऊं तो इस क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि 0.4 सेकेंड में तरंगों की जो कंपन की जो संख्या हो रहा है वह 20 हो रहा है। तो हमें निकालना है तरंग की गति निकालना है। तो देखिए दोस्त ना यहाँ पर तरंगों की कंपन की जो टाइम यहाँ पे दे दिया गया है, यानी कि जो टी दिया गया है वह क्या है? 0.4 सेकेंड है। और फिर यहाँ पे तरंगों की जो कंपन की जो संख्या है वह भाई क्या दिया गया है? यहाँ पर 20 दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आवृत्ति इसका क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि एक्चुअली आवृत्ति होता क्या है। देखिए पहले आवृत्ति का मतलब ये होता है कि तरंगों में प्रति सेकंड जो कंपन की जो संख्या होता है ना उसे ही आवृत्ति कहते हैं। यानी कि प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अब देखिए ना आवृत्ति का फॉर्मूला जी क्या होता है? आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है आवृत्ति का वह 1/t होता है। यानी कि t समय में जो एक कंपन होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूला को पर आपको इसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देखिए ना यहाँ पे क्या बोला है कि 0.4 सेकेंड में कितना कंपन हो रहा है? 20 हो रहा है। तो अब देखिए 20 हमारा ऊपर जाएगा और 0.4 नीचे आएगा। अब देखिए ये पॉइंट हटा तो ऊपर सीनो यहाँ पर आ गया। अब देखिए 4 से 200 यहाँ पे कटा तो ये हमारा मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आ गया बोलिए? तो यहाँ पे आ गया हमारा 80 हटज यहाँ पे आ गया। ओहो 80 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आ गया तो ये 4 से 200 में भाग करने के बाद यहाँ पे 50 आएगा। तो 50 हटज इसका यहाँ पे उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जुबान से भी आप कर सकते हैं। जब भी बताए बोले क्वेश्चन में कि इतना सेकेंड में इतना कंपन हो रहा है तो जो कंपन हो रहा है उसको ऊपर लिख दो और जितना सेकेंड में हो रहा है उसको वहाँ पे नीचे डाल दो और डायरेक्ट यहाँ से हल कर लो, यही इसका उत्तर होगा। तो जीवन में जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से यहाँ से आपको हल करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें आपतित प्रकाश के बंद होते ही प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा मतलब पदार्थ है निम्न में से कि जिस पर प्रकाश का आपतित जो बंद होने पर उस जुक्ति से प्रकाश का उत्सर्जन भी बंद हो जाता है। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको मैं बारी बारी से इस पदार्थ के बारे में एक्सप्लेन में करता हूँ। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है स्फुरदीप्ति। अब देखिए यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है ना, इस पदार्थ पर जब प्रकाश का आपतन होता है मतलब जब प्रकाश पड़ता है तो यह पदार्थ में एक गुण होता है, उस गुण के माध्यम से यह पदार्थ क्या करता है कि उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जैसे ही आपतित प्रकाश बंद हो जाता है तो उस अवशोषित प्रकाश के माध्यम से यह पदार्थ चमकने लगता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ पर आपतित प्रकाश बंद होने के बाद भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब देखिए ऐसे पदार्थ का मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं तो जैसे घड़ी की सुई देखे होंगे या टार्च देखे होंगे जी, क्या होता है ना कि जब प्रकाश में रखते हैं ना तो वह एकदम चमकता नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रकाश वहाँ से हटता है ना तो वह एकदम चमकने वहाँ पर लगता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो स्फुरदीप्ति बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आते हैं अगले ऑप्शन पर। देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन बी है। अब देखिए इस प्रकार का पदार्थ में क्या होता है, देखिए जैसे ही इस पदार्थ पर प्रकाश का आपतन होता है ना मतलब प्रकाश पड़ता है तो यह पदार्थ प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है। यानी कि जैसे ही इस पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है तो यह पदार्थ चमकता है और जैसे ही प्रकाश बंद हो जाता है तो यह पदार्थ अपना प्रकाश का उत्सर्जन करना भी बंद कर देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रोड पर जो लगा जो इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर जो होता है जैसे मतलब जैसे रोड है तो रोड पर ऐसे लगा यहाँ पे होता है इंडिकेटर होता है, तो उस पर क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वह एकदम चमक उठता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश वहाँ से नहीं पड़ता है तो वह चमकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है वह है प्रतिदीप्ति पदार्थ होगा। और इस पदार्थ में यही गुण होता है कि जब प्रकाश पड़ेगा तो यह चमकेगा, जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यह नहीं चमकेगा, यानी कि प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल कि सर ये सी काहे ले दिया है। देखिए सी का मतलब होता है प्रतिदीप्ति। देखिए यह एक ऐसा पदार्थ होता है कि इस पर प्रकाश पड़े या ना पड़े यह मतलब अपने रिएक्शन के माध्यम से हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे हमारा सौन हो गया, तो देखो जी सौन पर आपतित प्रकाश पड़े या ना पड़े उससे मतलब ये नहीं है, क्योंकि सौन के अंदर एक रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन होता है जिसके माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो देखिए जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रतिदीप्ति पदार्थ का कोई एग्जाम्पल बताओ तो क्या होगा, सूर्य होगा। जब आपसे कोई पूछे कि प्रतिदीप्ति पदार्थ का कोई एग्जाम्पल बताएं तो उसका उत्तर क्या होगा, रोड पर लगा इंडिकेटर। और जब आपसे कोई पूछे कि स्फुरदीप्ति पदार्थ का कोई एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या बताएंगे, घड़ी की सुई या टॉर्च या इत्यादि। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन को पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपके मन में सवाल कि सर ये डी कहाँ दिया है। देखिए तो डी का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डी आपको ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया है अब हम कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को पूरा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन में कर दिया हूँ, और फिर भी आपको परेशानी कोई लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 8 नंबर प्रश्न पर। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटकर केवल एक भाग का उपयोग करें तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई पदार्थ को यदि कोई लेंस को जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा उत्तल ही लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है ना, इसके मुख्य अक्ष के समांतर इसको मान लीजिए कि 2 भागों में ऐसे बीच से काटना है, 2 भागों में इसको यहाँ से मैं काट लिया, ठीक है ना। और काटने के बाद प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी लेंस को दो भागों में समान रूप से काटा जाता है तो उसकी जो तीव्रता होता है वह 1/2 गुनी हो जाती है, यानी कि वह आधी हो जाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वह आधी हो जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 9 प्रश्न पर। नंबर 9 प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो ये TCP होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है T से ट्रांसमिशन और C से कंट्रोल और P से प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखिए ना आपके ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ए इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बर्नौली का प्रमेय तरल की गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति है धारा रेखीय, बिच्छुबद्ध, धारा रेखीय या बिच्छुबद्ध, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बर्नौली का जो प्रमेय होता है ना, तरल की गति पर कब लागू होता है। देखिए जब लिक्विड का जो प्रवाह रेखीय होता है ना, रेखीय जब होता है तो वैसी स्थिति में बर्नौली का प्रमेय लागू होता है। अब देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लिक्विड होता है इसका गति दो रूप में होता है। एक तो ऐसे होता है, इसको कहा जाता है धारा की रेखीय गति, और एक ऐसे होता है तो इसको कहा जाता है धारा की विक्षुब्ध गति। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बर्नौली का जो प्रमेय होता है धारा की रेखीय गति पर ही लागू होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, धारा की रेखीय गति। अब देखिए दोस्त हम लोग आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है सही है जो अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करता है। देखिए यहाँ पर CuO दिया गया है कॉपर ऑक्साइड, और ये एलुमिना है, और यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है, और यहाँ पर H2 यानी कि जल है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करता है। अब देखिए जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ में 4 प्रकार का गुण पाया जाता है। पहला अम्ल का, और अगला क्षार का, और अगला लवण का, और देखिए एक अगला गुण होता है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का होता है। तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है उभयधर्मी पदार्थ। उभयधर्मी पदार्थ का मतलब ये हुआ दोस्त कि वैसा पदार्थ जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो। तो अब देखिए अम्ल के साथ कौन अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करता है, और अम्ल और क्षार दोनों के साथ कौन अभिक्रिया करता है। अब पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए अम्ल के साथ ना हमेशा अम्लों के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं, यानी कि अम्लों के जो ऑक्साइड होते हैं वही अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब मैं बात कर लूँ क्षार के साथ, तो देखिए मेरे दोस्त क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करता है, तो क्षारों के साथ क्षार के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं बात कर लूँ अम्ल और क्षार दोनों के साथ कौन रिएक्शन करता है, तो देखिए दोनों के साथ जो रिएक्शन करता है वह उभयधर्मी के ऑक्साइड होते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उभयधर्मी ऐसा पदार्थ होता है जिनमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो उभयधर्मी के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल और क्षार के दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए उभयधर्मी के ऑक्साइड का एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, तो जिंक ऑक्साइड होता है, एलुमिना होता है यानी कि Al2O3, और एक H2O3 होता है, और एक आपका Pb2O3 होता है। तो यही 4 जो है ना
4, 5 ये आपका उभयधर्मी के ऑक्साइड होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, पहला आपका हो गया जिंक ऑक्साइड, अगला Al2O3 और अगला H2O3 और अगला Pb2O3 आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ना आपके ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन में एल्यूमिना यहाँ पे दिया गया है Al2O3, तो यही हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। यही जो ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो बस आपको ये उभयधर्मी की ऑक्साइड का जब एग्जाम्पल आपको याद होना तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में आप यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और उसके साथ साथ अम्लों के ऑक्साइड का और क्षारों के ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। इजी क्वेश्चन है बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जानता है कि किस कणों में सकारात्मक यानी कि प्लस का आवेश होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रोटॉन में प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस का आवेश होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अब देखिए नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्कोहल में क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सही करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। अल्कोहल भाई किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त जो अल्कोहल कहते हैं ना उसे कहते हैं एथिल अल्कोहल को, यानी कि एथिलनॉल को हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका जो केमिकल जो फार्मूला होता है C2H5OH। तो जी देखिए ना इसके फार्मूला में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए ना यहाँ पर ऑप्शन बी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यही दोस्त इसका यहाँ पे उत्तर होगा अल्कोहल में क्या होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 14, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण Pv बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। ऑप्शन ए दिया है एक परमाणविक गैस, ऑप्शन बी दिया है द्विपरमाणविक गैस, ऑप्शन सी दिया है आदर्श गैस और ऑप्शन डी दिया है वास्तविक गैस। तो देखिए हम लोग बचपन से जानते हैं, जब 12th में पढ़े थे कि जो आदर्श गैस की जो फार्मूला होता है वहीं Pv बराबर nRT होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं एकदम दिमाग में डाल ले कि आदर्श गैस के लिए जो गैसीय इक्वेशन का जो सूत्र होता है वह Pv बराबर nRT होता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी होगा, आदर्श गैस। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 15 प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है नमक, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया है कास्टिक सोडा और ऑप्शन डी दिया है साइट्रिक एसिड। अब देखिए मेरे दोस्त आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बर्फ को पिघलाने के लिए किस पदार्थ का यूज होता है। तो आपको एकदम दिमाग में डालना है कि बर्फ को पिघलाने के लिए मेरे दोस्त नमक का यूज होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का यूज होता है बर्फ को पिघलाने के लिए। तो ये देखिए ना आपके ऑप्शन में है ना यहाँ पे नमक, तो नमक ही इस प्रश्न का राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। आपको एकदम माइंड में ध्यान रखना है इस प्रश्न को। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 16 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न तो RRB ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न न्यूमेरिकल में बहुत पूछता है कि कोई आपसे कंपाउंड बोल देगा और उस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज आपसे पूछ देगा। तो देखिए ना जी उसी प्रकार की ये तो प्रश्न है। इसमें जल का यहाँ पे सूत्र दिया है और बोला है कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होता है। तो मेरे दोस्त देखिए जब भी जीवन में ऐसा प्रश्न आए या कुछ भी प्रश्न आए इस प्रकार से, तो देखिए इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए बस एक ही फंदा है। तो आपको मैं ये फंदा समझा रहा हूँ, लेके चलता हूँ आपको कॉपी पर। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया है हाइड्रोजन का भार। तो हाइड्रोजन का भार है 1 ग्राम।
हम जानते हैं कि मोलों की संख्या क्या होता है। मोलों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, दी गई पदार्थ का भार बटा में दी गई पदार्थ का अणुभार। तो इस फार्मूला को भी आपको माइंड में एकदम ऐड रखना है। जब भी जीवन में आपको किसी भी एलिमेंट का मोलों की संख्या फाइंड करना हो तो आपको इसी प्रकार का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देखिए, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम यहाँ से निकाल लिया हूँ कि हाइड्रोजन में मोलों की संख्या क्या होगा। तो हाइड्रोजन का जो भार है वह 1 है। 1 में हम हाइड्रोजन के अणु भार यानी कि 2 से भाग कर दिया हूँ, तो ये आ गया है 0.5 मोल। अब देखिए, इस 0.5 मोल को हमें अणुओं की संख्या में कन्वर्ट करना है। और देखिए, हम लोग बचपन से जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 गुना 10 की पावर 23 अणु होता है। तो दोस्त, अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 0.5 में आपको गुना कर लेना है 6.022 गुना 10 के पावर 23 से। तो देखिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पे नीचे कर लिया हूँ 0.5 मोल में, यहाँ से इससे मैं गुना कर लिया हूँ। तो गुना करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया है 3.01 गुना 10 की पावर 23 अणु, और यही इसका राइट यहाँ पे मेरे दोस्त उत्तर होने वाला है। तो देखिए, जीवन में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चंस आए तो आपको यही मेथड का अप्लाई करना है ताकि आपका क्वेश्चन शॉर्टलेस यहाँ पे बन जाए। तो दोस्त देखिए, इसका यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा 3.01 गुना 10 के पावर 23 से। अब देखिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 19। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फार्मूला होता है बिलियन के सांद्रता निकालने के लिए, तो आपको सीधे में लेके चलता हूँ कॉपी पर। तो देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपको जीवन में बिलियन का सांद्रता निकालना हो तो देखिए, सांद्रता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, विलय बटा में विलायक प्लस विलय और गुना 100 से आपको गुना करना है परसेंट निकालने के लिए। बस आपको यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो जी देखिए ना, इस प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, विलायक यानी कि जल 320 ग्राम, विलय यानी कि नमक 31 ग्राम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं बचपन से, या जान लीजिए, बिलियन की सांद्रता का फार्मूला क्या होता है। तो विलय बटा में विलायक प्लस विलय और गुना 100 होता है। अब देखिए, यहाँ से मैं पुटिंग कर लिया हूँ, विलय दिया है 31 से विलायक दिया है 320 प्लस विलय 31 गुना 100 और कटा पिटी यहाँ पे करने के बाद आपका राइट यहाँ पे उत्तर आने वाला है 8.83%, जो यही बिलियन की सांद्रता यहाँ पे होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए ना, आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है। आपके ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन ए है 8.83%, जो एकदम राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। तो आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, बाइल का स्राव कहाँ से होता है, यानी कि होता है कहाँ से होता है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बच्चा जानता है कि जो बाइल जो जूस होता है इसका स्राव जिगर से होता है, यानी कि यकृत से होता है, यानी कि लीवर से होता है। देखिए, बाइल यहाँ पर इंग्लिश नेम यहाँ पे दिया गया है। बाइल का मतलब होता है पित्तरस होता है। तो पित्तरस का जो स्राव होता है वह जिगर से, यकृत से, लीवर से होता है। तो इसका यहाँ पर राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जिगर से होता है। अब देखिए, आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। आप लोग बताएं ऑप्शन में कमेंट करके। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। बच्चा जानता है इस प्रश्न का उत्तर कि पौधों के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने का जो कार्य करता है उसका नाम क्या है, फोलियम। फोलियम जो मेरे बंधु जो होता है, यह क्या करता है, पौधों के भिन्न भिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है।
अब देखिए इसका एक और भाई होता है जाइलम होता है। तो जाइलम मेरे दोस्त क्या करता है, जाइलम यानी कि जल को पहुंचाता है, जल को पहुंचाता है पौधों के सभी भागों में जाइलम। और बात करूं भोजन का, तो भोजन को पहुंचाता है इसका बड़ा भाई फोलियम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए आगे आते हैं नंबर 22 नंबर प्रश्न पर। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर में ओसे माइट मावेरेक्स माउंटेन लायन और एसोलोपार्ड लोपार्ड टाइगर पैंथर जगुआर प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं। अब देखिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, मैक ओएस एक्स के सन्स, ऑप्शन बी दिया गया है स्टोरेज सर्वर के प्रकार ये हैं, और ऑप्शन सी दिया गया है मैकिनटोश के क्लोन, और ऑप्शन डी दिया गया है पावर बुक्स। तो मेरे दोस्त आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए कंप्यूटर में ना ये सब जो नाम जो है ना, ये सब जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब मैक ओएस एक्स के सन्स हैं, यानी कि मैक ओएस एक्स के ये सब लोगो हैं। आपको ध्यान रखना है, इसको आपको याद ही करना है। इस क्वेश्चन को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बस आपको रट जाना है कि जो ये सब जितना है ना ये सब क्या है, तो मैक ओएस एक्स के सन्स हैं, यानी कि लोगो हैं। अब देखिए दोस्त हम लोग आते हैं नंबर 23 प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या बोला है, मास्ट कोशिका स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए दिया है हिपेरिन का, ऑप्शन बी दिया है हिस्टैमिन का, और ऑप्शन सी दिया है सेरोटोनिन का, और ऑप्शन डी दिया है सभी का। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो मास्ट जो कोशिका होती है ना, इसके माध्यम से हिपेरिन का स्राव होता है। अब आपके मन में सवाल कि ये हिपेरिन क्या करता है, तो मेरे दोस्त यही एक ऐसा पदार्थ है ना जो हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मस्ट कोशिका से जो स्राव होता है वह हिपेरिन का होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अब देखिए आगे आते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न क्या है 24 नंबर कि इंसुलिन प्राप्त होता है। मेरे दोस्त बताना है कि जो इंसुलिन जो होता है इसको मतलब किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसको आपको हमेशा एकदम याद ही कर लेना है इस प्रश्न को कि इंसुलिन की जो प्राप्ति होती है वह डहलिया एक पौधा होता है जिसके जड़ों से होता है। तो एकदम आपको दिमाग में एकदम डाल लो मेरे दोस्त, इंसुलिन की जो प्राप्ति की जाती है डहलिया पौधे के जड़ों से की जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होगा डहलिया के जड़ों से। अब देखिए आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि ये जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन का हमारे शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा स्राव होता है, तो अग्नाशय जो ग्लैंड है इसके माध्यम से इंसुलिन का स्राव होता है। अब देखिए इंसुलिन भाई क्या करता है, तो इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। और दोस्त एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इंसुलिन का जो खोज किए थे ना, वह खोज किए थे बैटिंग एंड वेस्ट के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। तो मेरे दोस्त इस प्रश्न को तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जितना मोल देना, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको सीधे 1 मोल में कितना अणु होता है तो उससे वहाँ पे गुना कर दो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो ना जी 0.5 मोल में पूछा है, तो 0.5 मोल में आपको सीधे गुना करना है 6.022 गुना 10 के पावर 23 से। तो जब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.01 गुना 10 के पावर 23। तो ये ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मेरे दोस्त देखो जीवन में जब भी ऐसा नंबरिकल आए तो आपको सीधे आपको इसी प्रकार से यहाँ पे हल करना है। तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में आपका क्या है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन ए है 3.01 गुना 10 के पावर 23।
तो मेरे दोस्त इस प्रकार से हम लोग इस सेट का टोटल 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रकार का परेशानी हुआ है, प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट करिए और या आप हमसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और आज से मैं हर एक दिन 2 सेट में करवाऊंगा। 2 सेट का टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा और डेली 2 सेट कंप्लीट में कराऊंगा। और इसके साथ में आपका जो बुक है, इस बुक को मैं सोचा हूँ कि कम से कम मतलब 20 दिन में इस बुक को मैं एंड कर दूं ताकि आप लोग का जो तैयारी है एकदम वह ज़बरदस्त ढंग से होता रहे और लॉकडाउन में आपका पढ़ाई यहाँ पे रुक ना पाए मेरे दोस्त। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।